नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में जारी लड़ाई परमाणु खतरे के मुहाने तक पहुंच गई है। इस जंग में यूं तो 10 से ज्यादा देश शामिल हैं, लेकिन इसके 3 सेंट्रल करेक्टर हैं। एक अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरा ईरान। इनके मुकाबले में सीना ठोक कर खड़ा है ईरान। तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके इस युद्ध में हालात बेहद खतरनाक इशारा कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले कर रहे हैं, तो ईरान ने भी अब वैसा ही पलटवार शुरू कर दिया है। एक बटन दबेगा और जर्रा जर्रा थर्रा उठेगा। एक धमाका होगा और जमीन से उठे गुबार में सब कुछ गुम हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल की ईरान से लड़ाई में अगर किसी ने भी 80 साल पुरानी राह पकड़ी, अगर तीसरा एटमी धमाका हुआ तो विस्फोट हिरोशिमा और नागासाकी से भी कई गुना बड़ा होगा। चारों तरफ ऐसा मंजर होगा जिसे देखने के लिए शायद इंसान का नामो निशान न हो। अभी ये सिर्फ आशंकाएं हैं और इनकी वजह है ईरान की न झुकने वाली चट्टानी जिद, जिसे तोड़ने के लिए अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत से हमले कर रहे हैं। जिनका जवाब ईरान भी उतनी ही ताकत से दे रहा है। और युद्ध की तस्वीर हर गुजरते दिन के साथ और भी भयावह और भी ज्यादा डरावनी होने लगी है। इन धमाकों और इन हमलों के बीच एटमी खौफ का ताजा चैप्टर ओपन हो चुका है, क्योंकि युद्ध की लपटें परमाणु प्लांट तक पहुंच चुकी हैं। ईरान ने इजराइल के उस डिमोना शहर पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जहां इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ये वीडियो डिमोना शहर पर हमले का है। एक मिसाइल तेजी से आकर एक इमारत से टकराती है, जिसके बाद धमाके की तेज आवाज सुनाई देती है। डिमोना शहर पर इसी तरह काफी देर ईरानी मिसाइलें बरसती रही। देखते ही देखते पूरे इलाके में तबाही मच गई, बर्बादी का मंजर पसर गया। ईरान के विध्वंसक मिसाइल हमले के निशान चारों तरफ दिखाई देने लगे। ये तस्वीरें भी उसी हमले के बीच की हैं। एक इजरायली नागरिक अपने घर में टीवी देख रहा था कि सब कुछ तहस नहस हो गया। गनीमत रही कि वो आदमी बाल बाल बच गया, लेकिन तस्वीरें साफ बताती हैं कि अटैक कितना खतरनाक था, हमला कितना जोरदार था। इजराइल के जिस डिमोना शहर पर हमले की ये तस्वीरें हैं, वो कोई आम शहर नहीं है, बल्कि वहां इजराइल का बेहद सीक्रेट और सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंटर है। डिमोना को मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियारों का एकमात्र अड्डा बताया जाता है। दावा किया जाता है कि यहाँ के तहखानों में दर्जनों परमाणु बम हो सकते हैं। हालांकि इजराइल डिमोना में एटम बम होने की बात से साफ इनकार करता रहा है, लेकिन इस हमले से इजराइल कैसे हिल गया, ये इसी बात से समझिए कि इजरायली सेना ईरानी मिसाइलों को रोकने में मिली नाकामी की जांच कर रही है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद हालात पर नजर रख रहे हैं। ये पहला मौका है
जब ईरान ने इजराइल के किसी परमाणु ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की है। ईरान ने डिमोना के साथ साथ उससे कुछ ही दूरी पर स्थित अराद शहर को भी टारगेट किया है। ईरान का दावा है कि शनिवार को इजराइल ने उसकी नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। डिमोना और अराद पर अटैक कर उसने नतांज का बदला ले लिया है। ईरान का यह भी कहना है कि हमलों की धार और रफ्तार अब और बढ़ने वाली है। अमेरिका इजराइल के लिए युद्ध की चुनौती बढ़ने वाली है। कमांडरों ने पहले 3 हफ्ते दुश्मन की कमजोरियों को समझा। अगले फेज में आर्म्ड फोर्सेस नई आक्रामक रणनीति और ज्यादा एडवांस सिस्टम के साथ आ रही है। तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित नतांज ईरान का मेन यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है। ईरान का दावा है कि इजराइल ने शनिवार को इसे निशाना बनाया। इस हमले की पुष्टि एटमी गतिविधियों पर नजर रखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था IAEA ने भी की। हालांकि उसने किसी भी तरह का विकिरण फैलने से इनकार किया है, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि परमाणु अड्डों के आसपास सैन्य कार्रवाई बेहद खतरनाक हो सकती है। तो देखिए, IAEA दुनिया भर में होने वाले एटमी गतिविधियों पर नजर रखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। उसकी बातें हिम्मत बढ़ाती हैं, क्योंकि वो कह रही है कि न्यूक्लियर साइट्स पर हुए हमलों के बावजूद अब तक कोई भी विकिरण यानी कि रेडिएशन नहीं फैला। लेकिन हालात आगे भी यही रहेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इस बार जिस तरह वार पलटवार हो रहे हैं, उनके बीच एटमी खतरे से जुड़े कई गंभीर सवाल सिर उठाने लगे हैं। क्या मिडिल ईस्ट का युद्ध अब न्यूक्लियर वॉर के करीब पहुंच गया है? क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के वॉर में न्यूक्लियर युद्ध का खतरा मंडराने लगा है? क्या ये महाजंग अब सबसे खतरनाक मुहाने पर आ गई है? क्योंकि ताजा हमलों ने ऐसी आग धधकाई है जिसने युद्ध को बेहद खतरनाक कर दिया है। क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग में यह पहला मौका नहीं है जब किसी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है। पिछले साल जून में ईरान और अमेरिका के बीच चली 12 दिन की लड़ाई के बाद से ही न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिका ने 13 जून 2025 को नतांज समेत ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। इसके 9 दिन बाद अमेरिका ने 22 जून 2025 को इन्हीं साइट्स पर दोबारा हमला किया। इस साल 2 मार्च को ईरान ने नतांज पर हमले का आरोप लगाया। इसी साल 21 मार्च को इजराइल ने फिर नतांज पर अटैक किया। जवाब में ईरान ने कुछ ही घंटे बाद यानी 21 मार्च को ही इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अब ये जंग सीधे परमाणु ठिकानों तक पहुंच चुकी है, जिससे खतरा बेहद बढ़ गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है। I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. So how much longer? लेकिन न तो ईरान के हमलों की रफ्तार थम रही है, न एटमी खतरे का साया छंट रहा है। परमाणु खतरे को लेकर चल रही बहस के दायरे में यूरोप पहले ही आ चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कह चुके हैं कि फ्रांस अपना परमाणु जखीरा बढ़ाएगा और जर्मनी के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन शुरू करेगा। यानी फिलहाल जो हालात हैं उसके 3 पहलू दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान की जारी जंग से उठता परमाणु खतरा है, दूसरी तरफ यूरोप का बढ़ता परमाणु प्रेम है, तो तीसरी तरफ इस बात का डर है कि सिर्फ जीत के लिए किसी मुल्क ने एटमी राह चुनी तो अंजाम बहुत भयानक होगा। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने एक तस्वीर जारी की है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल असेंबली फैसिलिटी की तस्वीर है। इस सेंटर का नाम है कुए बर जमाली असेंबली फैसिलिटी। बिफोर और आफ्टर यानी पहले और बाद की तस्वीरें जारी करके इस सेंटर की तबाही की पुष्टि की गई है। ये हमला ईरान की मिसाइल निर्माण क्षमता के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ये फैसिलिटी तेहरान के बाहरी इलाके में स्थित थी। यहाँ ईरान की कम और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें फत्ता
और खैबर शिकन को असेंबल किया जाता था। 1 मार्च 2026 की तस्वीर में इमारतें पूरी तरह से सुरक्षित दिखाई दे रही हैं, जबकि 7 मार्च 2026 की ताज़ा तस्वीरों में बिल्डिंग पूरी तरह से मलबे में तब्दील दिख रही है। अमेरिकी सेना के अनुसार ये प्लांट अब आउट ऑफ कमीशन यानी कि काम करने के लायक नहीं बचा है। इसका मतलब है ईरान अब यहाँ से नई मिसाइलें तैयार करके युद्ध क्षेत्र में नहीं भेज पाएगा। जानकारों का मानना है कि केवल मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाने के बजाय सीधे असेंबली प्लांट को तबाह करना ईरान के खिलाफ एक खास रणनीति है। ध्यान रहे कि 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस युद्ध के बाद से ईरान की ओर से होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% की गिरावट दर्ज की गई है। इस प्लांट की तबाही इस गिरावट को और बढ़ा सकती है। हालांकि ईरान के पास अंडरग्राउंड गोदाम है, लेकिन सतह पर मौजूद असेंबली सेंटर के बिना नई मिसाइलों को असेंबल करना कठिन होगा। चलिए युद्ध क्षेत्र की एक और खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल के जिस डिमोना शहर पर ईरान ने हमला किया उसे मिनी इंडिया कहते हैं। शहर की कुल आबादी के 30% लोग भारतीय मूल के हैं। 50 के दशक में जब ये लोग इजराइल गए तब यहाँ की भाषा, संस्कृति और भारतीय यादें भी ले गए, जो आज भी लिटिल इंडिया के रूप में यहाँ जीवित है। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ कभी एक बच्चों का स्कूल हुआ करता था। सुना आपने, जिस जगह पर कभी बच्चों का स्कूल हुआ करता था वो आज मलबे में तब्दील हो चुका है। डिमोना में रहने वाले हजारों भारतीय मूल के परिवारों के लिए ये एक काली रात साबित हुई। युद्ध की भला इससे डरावनी तस्वीर क्या होगी। रात के अंधेरे में टॉर्च की मदद से जिंदगियों की तलाश की जा रही है। इस मलबे में कहीं कोई धड़कन बची है क्या? आगे आपको बताएंगे इजराइल के डिमोना शहर को लिटिल इंडिया क्यों कहते हैं, लेकिन उसके पहले डॉक्टर की बात सुन लीजिए। עד כה הגיעו לבית החולים מעל 35 נפגעים בדרגות חומרה שונות. ילד בן 12 שנפצע באורח קשה וכרגע הוא עבר לחדר הניתוח להמשך טיפול. פצוע נוסף בשנות ה-20 לחייו שנפגע באורח בינוני, וכל שאר הפצועים בדרגות קלות. अस्पताल के सूत्रों ने पुष्टि की है कि कई लोग मिसाइलों के फटने से निकले छर्रों की चपेट में आ गए। डिमोना शहर में इजराइल का नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जो 1958 से यहाँ मौजूद है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि यह हमला नतांज परमाणु ठिकाने पर हुए हमले का सीधा जवाब है, लेकिन इजरायली सेना ने नतांज हमले में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार किया है। डिमोना को लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जाहिर है इस हमले ने स्थानीय समुदाय में भय और चिंता पैदा कर दी है। यहाँ लगभग 40,000 की आबादी में से एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के यहूदियों का है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र से यहाँ आकर बसे। डिमोना वो जगह है जहाँ की गलियों में मराठी बोलना, बड़ा पाव, भेलपूरी, पूरण पोली खाना, बॉलीवुड संगीत का बजना आम बात है। यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में बड़ी संख्या बेने इजरायली लोगों की है, जिनका मूल स्थान कोंकण क्षेत्र है। माना जाता है कि ये लोग सैकड़ों साल पहले भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे थे। वो यहाँ इजराइल में अपने घरों में मराठी बोलते हैं। इस समुदाय की भागीदारी इजरायली सेना में भी है। 1950 के दशक में भारत के लोगों का इजराइल आना हुआ। तो देखिए, टेक्नोलॉजी और ताकत की इस जंग में ईरान ने एक बड़ा दांव खेला है और साबित कर दिया है कि युद्ध अब सिर्फ हिम्मत से नहीं बल्कि अदृश्य तकनीक से भी लड़ा जाएगा। अजेय माने जाने वाले इजरायली सुरक्षा कवच आयरन डोम को फाड़ते हुए आखिर ईरानी मिसाइल न्यूक्लियर प्लांट तक कैसे पहुंच गई? इस मिसाइल में ऐसा क्या है? अनुमान लगाया जा रहा है कि यह काम इमाद मिसाइल का है। क्या दुनिया सबसे अजेय सुरक्षा कवच फेल हो गया? क्या इजराइल की वो अभेद्य दीवार जिसे हम आयरन डोम कहते हैं अब महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई?
बीती रात मिडिल ईस्ट की धरती ने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक ऐसी मिसाइल जिसने राडार की आंखों में धूल झोंकी, आयरन डोम के गुरूर को चीरा और सीधे जा गिरी इजराइल के सबसे गुप्त और सबसे सुरक्षित डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर। इस हमले में 47 लोग घायल हुए हैं, लेकिन जख्म इजराइल की आत्मा पर लगा है। सवाल गूंज रहा है, आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र था जिसने इजराइल की सुरक्षा को धुआं-धुआं कर दिया? डिमोना ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सीक्रेट है। ये वो इलाका है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसकी सुरक्षा के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन ईरान की एक मिसाइल ने इस किले को भेद दिया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डिमोना जैसे छोटे से इलाके को निशाना बनाना सुई में धागा डालने जैसा है। तो इसका मतलब साफ है कि इजराइल का राडार सिस्टम उस खतरे को देख ही नहीं पाया। तो कौन है ये शिकारी? क्या इमाद की एंट्री हो गई? वैसे तो अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रक्षा गलियारों में एक ही नाम की चर्चा है, वो है इमाद। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये ईरान का वो सुपर हैवी पिन पॉइंट शिकारी है जिसे खासतौर पर इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए बनाया गया है। इमाद की 3 सबसे बड़ी ताकतों के बारे में जानिए। पहली ताकत, हवा में पैंतरेबाजी। लॉन्च होने के बाद ये हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है। जब आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट करने के लिए बढ़ता है, तो इमाद सांप की तरह अपनी दिशा बदलकर सुरक्षा घेरे को चीर देती है। दूसरी ताकत, स्पेशल कोटिंग। इसकी बॉडी पर एक ऐसी कोटिंग है जो राडार की लहरों को सोख लेती है, जिससे ये राडार पर एक छोटी सी बिंदी की तरह दिखती है या बिल्कुल गायब हो जाती है। तीसरी ताकत, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी सटीक निशाने पर गिरती है। तो देखिए, ईरान जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है वो कहां से आ रही हैं, इसका भी जवाब अब सामने आ रहा है। जब दुनिया की नजरें आसमान की मिसाइलों पर हैं, तब क्या ईरान ने जमीन के नीचे और समंदर की लहरों के बीच मौत का जाल बिछा दिया है? कहा जा रहा है कि ईरान की सेना ने ऐसा पाताल लोक बना रखा है जिसे आप मिसाइल सिटी कह सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर ईरान पर आसमान से बमबारी हो तो उसकी मिसाइलें कहां सुरक्षित रहती हैं? जवाब आसमान में नहीं, बल्कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे पाताल लोक में छिपा है। एक रिपोर्ट ने ईरान के उस राज से पर्दा उठा दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। ईरान ने अपने पहाड़ों को मिसाइल के किलों में बदल दिया है। ईरान ने ऐसे अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज तैयार कर रखे हैं जिन्हें तबाह करना नामुमकिन माना जा रहा है। मीडिया में आई ताजा रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने देश के कोने कोने में, खासकर ऊंचे पहाड़ों के नीचे मीलों लंबी सुरंगें बिछाई हैं। ये सुरंगें इतनी गहरी हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ हजारों की तादाद में मिसाइलें और उनके लॉन्चर 24 घंटे तैनात रहते हैं। ये ईरान की वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो उसे किसी भी बड़े हवाई हमले से बचाती है। हजारों फीट गहरी सुरंगों में छिपे हैं सुसाइड ड्रोन्स, एंटी शिप मिसाइलें और वो समुद्री शिकारी जो चुपचाप आकर तेल के जहाजों को राग कर रहे हैं। हाल ही में जारी तस्वीरों में ईरान ने अपनी एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई है। लंबी सुरंगों में अंतहीन कतार है जहां घातक हथियार सजे हैं। यहाँ सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि नेवल ड्रोन्स का एक बड़ा जखीरा भी है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे ट्रेलर पर लदे सुसाइड ड्रोन्स लॉन्च के लिए तैयार हैं। ये सुरंगें इतनी गहरी हैं कि अमेरिकी और इजरायली बमबारी भी इन्हें छू नहीं सकती। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की वो अदृश्य सेना है जिसे रडार से पकड़ना नामुमकिन है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों के मुहाने पर बने मिसाइल सिटी के गेट इतने मजबूत हैं कि वो परमाणु विस्फोट का दबाव भी झेल सकते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल भी शांत नहीं बैठे।
जानकारी मिल रही है कि मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लगातार इन ठिकानों को तबाह करने की कोशिश में जुटी हैं। कभी साइबर अटैक के जरिए तो कभी गुप्त ऑपरेशन के जरिए। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, ईरान ने खुद को ढालना शुरू कर दिया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब मोबाइल लॉन्चिंग पैड्स का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब मिसाइल एक जगह स्थिर नहीं है। पहाड़ों के अंदर ही अंदर ट्रकों पर लदी ये मिसाइलें एक सुरंग से दूसरी सुरंग में घूमती रहती है। अगर इजराइल को एक गेट का पता चल भी जाए तो मिसाइल तब तक दूसरे पहाड़ के नीचे पहुंच चुकी होती है। ये चूहे बिल्ली का वो खेल है जिसमें ईरान अब माहिर हो चुका है। ईरान के अंडरग्राउंड शहर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। ईरान का ये पाताल लोक सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि दुनिया को डराने के लिए भी है। क्या पता कल को ये पहाड़ मौत की ज्वालामुखी बन जाए। अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती अब सिर्फ मिसाइलों को रोकना नहीं बल्कि उन पहाड़ों को ढूंढना है जिनके पेट में ये मिसाइलें छिपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच रूस का एक बड़ा बयान आया है। रूस ने कहा है कि ईरानी नेताओं की हत्या के गंभीर परिणाम होंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है एनडीटीवी पर, इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच, इजराइल अमेरिका ईरान के युद्ध के बीच रूस का एक बड़ा बयान आया है। रूस ने कहा है कि ईरानी नेताओं की हत्या के गंभीर परिणाम होंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर एनडीटीवी पर, रूस के सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरानी नेताओं की हत्या के परिणाम गंभीर जरूर होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान मजबूती से अपनी रक्षा भी कर रहा है। तो देखिए, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच रशिया शुरुआत से लेकर ईरान के साथ खड़ा रहा है और ये जो बयान है वो ईरान का हौसला बढ़ाने वाला है। और ये भी ये देखिए, ये जो बयान है ये अमेरिका के हौसले पस्त करने वाला भी है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरानी नेताओं की हत्या के परिणाम गंभीर जरूर होंगे। देखिए, पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सेना ने F-15 को मार गिराने का दावा किया है। ईरानी सेना ने F-15 अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा किया है। ईरानी सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए बयान भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ईरान ने हॉर्मुज द्वीप के पास दक्षिणी तट पर, लोकेशन भी बताई है, हॉर्मुज द्वीप के पास दक्षिणी तट पर दुश्मन के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। देखिए, पहले खबर आई थी, ईरान ने दावा किया था F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मार गिराया है या उसको मजबूर कर दिया, इमरजेंसी लैंडिंग करने पर उसको डैमेज किया। लेकिन अब जो खबर आ रही है ईरान के हवाले से, उसमें यह कहा गया है कि हॉर्मुज द्वीप के पास दक्षिणी तट पर दुश्मन के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इस बीच और ये खबर है कि ईरान ने 2 प्रॉमिस 4 ऑपरेशन के 74वें चरण को अंजाम भी दिया है। इस चरण में ईरान ने अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये देखिए, वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज के पास दक्षिणी तट पर एक F-15 अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया। अब सवाल यह है कि क्या ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट की सरहदों को पार कर यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं? इजराइल ने ऐसा दावा किया है जिसने लंदन से लेकर पेरिस और बर्लिन तक हड़कंप मचा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान ने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर ली हैं जो लंदन तक मार कर सकती हैं और उनमें क्षमता भी। ब्रिटिश मीडिया की सुर्खियों को देखने के बाद एक सवाल गूंज रहा है, क्या लंदन अब ईरानी मिसाइलों की जद में है? इजराइल का कहना है कि ईरान अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक वैश्विक खतरा बन चुका है। इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने द संडे टेलीग्राफ के जरिए दुनिया को आगाह किया है। चेतावनी दी गई है कि ईरान ने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर ली हैं जो हजारों किलोमीटर दूर लंदन को भी निशाना बना सकती है। IDF का कहना है कि ईरान का आतंकवादी शासन अब यूरोप के लिए सीधा खतरा है। इजराइल के मुताबिक अगर ईरान को आज नहीं रोका गया तो कल को लंदन के आसमान में भी वही सायरन गूंजेंगे जो आज तेल अवीव में सुनाई दे रहे हैं।
इस दावे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इसी हफ्ते हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया सैन्य ठिकाने पर ईरान ने हमले का प्रयास किया था। डिएगो गार्सिया अमेरिका और ब्रिटेन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय सैन्य अड्डा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हमले की कोशिश ने यह साबित कर दिया है कि ईरान की मिसाइलें अब बहुत लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। अगर ईरान डिएगो गार्सिया को चुनौती दे सकता है तो लंदन, पेरिस और बर्लिन उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। ये ईरान की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता का जीता जागता प्रमाण है। द संडे टेलीग्राफ ने ब्रिटिश सरकार पर भी सवाल उठाए। अखबार का दावा है कि डिएगो गार्सिया पर हुए इस हमले की कोशिश की जानकारी ब्रिटिश जनता को समय रहते नहीं दी गई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ईरान 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है? तकनीकी रूप से देखें तो तेहरान से लंदन की दूरी करीब 4400 किलोमीटर है। तक माना जाता था कि ईरान की मिसाइलें 2000 से 2500 किलोमीटर तक ही जा सकती हैं। लेकिन इजराइल का दावा है कि ईरान ने चोरी छिपे अपनी तकनीक में भारी सुधार किया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि इजराइल की ये चेतावनी एक वेकअप कॉल है? क्या ईरान वाकई लंदन को दहलाने की ताकत रखता है, या ये खुलासा सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा है? तो निश्चित रूप से ईरान के इस दावे के बाद पूरे यूरोप में हड़कंप है, और इस हड़कंप की वाजिब वजह भी है। उसने पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में अमेरिकी ठिकानों पर और इजराइल पर हमले देखे हैं। इसलिए यूरोप के नेटो देश अब फूंक फूंक कर कदम रखने को मजबूर जरूर होंगे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार के मुख्य तौर पर स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल उनके नाम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत में किसी भी सरकार के मुखिया के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन गए। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पवन कुमार चामलिंग ने मुख्यमंत्री के रूप में 8,930 दिनों तक सेवा की थी। पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दोनों कार्यकालों को मिलाकर 8,931 दिन पूरे कर लिए, और इस तरह उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का सबसे लंबी सेवा का रिकॉर्ड तोड़ दिया।